राम राम सा। स्वागत है आपका हमारे अन्नदाताओं को समर्पित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम राम राम सा में। हमें अच्छा लगता है जब आपकी ईमेल और फोन कॉल्स के जरिए आपके सुझाव, आपकी सराहना प्राप्त होती है। हम एक बार फिर आपको बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपकी उन समस्याओं को एक्सपर्ट तक पहुंचाना है जिन पर बहस अभी बाकी है। इस मुहिम में एवन टीवी की टीम राम राम सा के माध्यम से पिछले 2 वर्षों से लगातार कार्यरत है। तो आइए प्रारंभ करते हैं राम राम सा। ट्रैक्टर को किसान का सबसे सच्चा साथी माना जाता है। किसान चाहे खेत में कार्य कर रहा हो या किसी कमर्शियल कार्य में हो, ट्रैक्टर उसका सबसे बेहतर साथी होता है। यही कारण है कि ट्रैक्टर की बिक्री में हर वर्ष इजाफा होता जा रहा है और इसी सेल्स ग्राफ को देखकर हर वर्ष नई कंपनियां इस बाजार में उतर रही हैं। हालांकि प्रतिस्पर्धा का यह माहौल किसान के हक में है, परंतु इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने किसानों को उलझा भी दिया है। ऐसा ही हाल ट्रैक्टर फाइनेंस कंपनीज का भी है, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों का ट्रैक्टर फाइनेंस की बजाय केसीसी अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड पर ध्यान ज्यादा रहता है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक्सिस बैंक के रीजनल सेल्स हेड सिकंदर भोबिया जी को, जो कि इस समय कृषि यंत्रीकरण विभाग में हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं रजत गुप्ता, जो कि फाउंडर हैं tractorjunction.com नामक वेब पोर्टल के। रजत गुप्ता जी प्रयास कर रहे हैं सभी ट्रैक्टर कंपनियों को एक ही पोर्टल पर लाने का। सबसे पहले मैं मेरे दोनों एक्सपर्ट्स का, दोनों गेस्ट्स का राजस्थान के किसानों की तरफ से स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले रजत जी, मैं आप ही के पास आता हूं। रजत जी, आप प्रयास कर रहे हैं सारी ट्रैक्टर कंपनियों को एक ही पोर्टल पर अर्थात एक क्लिक के साथ समेटने का, परंतु रजत जी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो है रेट्स की। उसके बिना ट्रैक्टर कंपनीज अगर एक पोर्टल पर आ भी जाती हैं तो किसान को उसका फायदा कैसे मिलेगा? सर, धीरे धीरे हमारी सरकार जो है वो ट्रैक्टर कंपनीज पर भी शिकंजा कस रही है। जैसे कि आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल या कार है, उनकी कीमत आपको हर जगह पर, इंटरनेट पर, अखबार में खुलेआम दी जाती है कि ये ट्रैक्टर इतने, ये कार इतने रुपए की है, ये बाइक इतने रुपए की है। इसी तरह से कंपनियों के ऊपर गवर्नमेंट ने अभी शिकंजा कसना चालू कर दिया है और वो उनके ऊपर दबाव डाल रही है कि भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग रेटें ना दिखाकर एक ही रेट पर काम करें और एमआरपी को फोकस करें, ताकि अलग अलग जगह पर किसानों को अलग अलग रेट ना मिले। अलग अलग जगह छोड़िए सर, एक ही डीलरशिप पर 2 अलग अलग किसानों को अलग अलग रेट्स मिलती हैं। उस स्थिति में किसान क्या करे? सर, किसानों को समझदारी के साथ 2 जगह रेट ट्राई करनी चाहिए और उन्हें पहले अपना एक्सचेंज ट्रैक्टर की बात ना करके पहले सीधा कैश पेमेंट जमा करा के ट्रैक्टर की बात करनी चाहिए। एक्सचेंज के नाम पर डीलर जो है वो किसानों को लूटता है। वो उसके ट्रैक्टर को, पुराने ट्रैक्टर को 30,000 रुपए महंगा लगा के उसको नया ट्रैक्टर 60,000 रुपए महंगा लगा देता है। किसान ये सोचता है कि चलो अच्छा है, मेरा ट्रैक्टर तो पुराना 30,000 रुपए महंगा बिक रहा है, पर वो 30,000 रुपए लिए तो उससे जा रहे हैं। तो किसान को समझना चाहिए और अपने ट्रैक्टर को उचित रेट में देना चाहिए और नए ट्रैक्टर को भी उचित रेट में लेना चाहिए। और इसके बावजूद ट्रैक्टर की सेल लगातार बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? सर, भारत में सबसे ज्यादा खेती पूरे विश्व में होती है। हर तरह की खेती यहाँ पर होती है। खेती के अलावा यहाँ पे खनिज पदार्थ, पत्थर, बजरी, इन सब में ट्रैक्टर का सबसे अधिक उपयोग लिया जाता है। और टाइम के साथ साथ इन सब का, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ इन सब संसाधनों का, ट्रैक्टर का, उनके इम्प्लीमेंट्स का उपयोग बढ़ता जा रहा है। पहले जहां आप देखेंगे सर, बैल से खेती होती थी। आज भी इंडिया में जो मैकेनाइजेशन है, फार्म मैकेनाइजेशन, वो 20% से भी बिलो है। हम किसी भी जो विकसित देश को हम कंपेयर करें, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे फार्म मैकेनाइजेशन 75% से अधिक है। तो स्कोप तो सर ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए इंडिया में बहुत है, बट उसमें किसान को कुछ समझना होगा कि मेरे लिए कौन सा ट्रैक्टर उपयोगी है, मेरे लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है, किस उपकरण के साथ मैं अधिक अपने खेतों में काम ले सकता हूँ। इन सब विषय पर ध्यान देना पड़ेगा किसान को भी। जी हाँ, हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान में साल के लगभग 6 लाख ट्रैक्टर बिकते हैं और बात अगर राजस्थान की करें तो ये फिगर 60,000 से 70,000 के बीच में जाता है। और इसका एक कारण ये भी है कि ट्रैक्टर न केवल एग्रीकल्चर बल्कि कमर्शियल यूज में भी ज्यादा आता है और यही कारण है कि आप खेत से लेकर एयरपोर्ट तक ट्रैक्टर्स को देख पाते हैं। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हमारे एक किसान भाई सुमित पंचोली। सुमित जी। हाँ, राम राम सा। राम राम सा, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। जी हाँ, पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए।
मैं सुमित बोल रहा हूँ सर। मैं ग्राम मकसूदनपुरा दसिया से बोल रहा था, जम्मू रामगढ़ से। जी हाँ। मेरा सवाल ये था कि जब हम कोई भी ट्रैक्टर कंपनी में जाते हैं, नया ट्रैक्टर खरीदने हैं हम्म। और हम पुराना ट्रैक्टर उसमें देते हैं जी हाँ। या उसमें बदलवाते हैं, एक्सचेंज कराते हैं, हम्म। तो कंपनियां मार्केट रेट से ज्यादा कैसे देती है पैसा उसमें, जबकि हम मार्केट में वैल्यू लगाते हैं तो कम ही मिलती है उसकी, 1.25 लाख का लाख रुपए ही मिलता है। जी हाँ सुमित जी, एग्जैक्टली इसी बात पर अभी हमारी चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार से एक्सचेंज में कंपनी जो है पुराने ट्रैक्टर का बढ़ा हुआ मूल्य लगाती हैं, जो कि बाजार भाव से कहीं ज्यादा होता है। रजत जी, आप क्या बोलेंगे इस बात पर? सर नमस्कार जी। मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आपके ट्रैक्टर का कीमत 1.25 लाख रुपए से या 1.5 लाख रुपए लगा रहा है, जबकि आपके ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख रुपए, तो आपको समझना चाहिए कि 50,000 रुपए अगर वो आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो वो किस लिए दे रहे हैं? वो अपनी जेब से तो कोई देगा नहीं। तेल तो तिलों से निकलना है, वो जेब से तो पैसे आपकी से ही लेंगे। तो इस चीज को आपको समझ के अपने ट्रैक्टर को पहले मार्केट रेट जाननी चाहिए और फिर उसको मार्केट में डिसॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बिक रहा है तो डीलर से बात कीजिए कि मुझे ट्रैक्टर कैश में लेना है। आप उससे अगर एक्सचेंज में बात करेंगे तो वो ऑब्वियसली उसको 30 से 40,000 रुपए बढ़ा के आपको कीमत बताएंगे, जिससे आपका ही नुकसान होने वाला है। हमारे साथ एक्सिस बैंक के रीजनल सेल्स हेड सिकंदर जी मौजूद हैं। सिकंदर जी, आप पिछले कई सालों से इसी फील्ड में हैं। आप बताइए किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है? अचानक से बैंक, पहले राष्ट्रीयकृत बैंक फाइनेंस किया करते थे, फिर दूसरे बैंक आए और अब प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज भी ट्रैक्टर को फाइनेंस करती है। क्या सिनेरियो चेंज हुआ है? देखिए, इसमें काफ़ी सारा सुविधाओं का विस्तार हुआ है। पहले ट्रैक्टर फाइनेंस को एक मतलब कंपलसरी काइंड ऑफ फंडिंग माना जाता था कि जिसमें बैंक्स थोड़ा सा उसको कम फाइनेंस करने की कोशिश किया करते थे कि उसके अंदर एनपीएस ज़्यादा थे, बैंक की रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे प्राइवेट बैंक्स इसके अंदर आए, प्राइवेट और एनबीएफसीज जो हैं वो इसके अंदर आई। धीरे धीरे एक सिनेरियो ऐसा बना कि ट्रैक्टर फाइनेंस भी कंपनीज के लिए भी, प्राइवेट बैंक्स के लिए भी, एनबीएफसीज के लिए भी और किसानों के लिए भी एक फायदे का सौदा साबित होने लगा। तो अभी आप पिछले वर्षों में देखेंगे, अगर पिछले आप 10 वर्षों का ग्राफ उठा करके देख लेंगे तो प्राइवेट कंपनीज का और प्राइवेट बैंक्स का जो शेयर है वो ट्रैक्टर फाइनेंस का जो मार्केट है इसमें साल दर साल, महीना दर महीना बढ़ता रहा है और जो आज के दिन काफी ज्यादा बढ़ गया है। और ये सुविधा का विस्तार होने की वजह से जो कैश लोग खरीदा करते थे ट्रैक्टर ज्यादा में, उनको भी अब आसानी से जब फाइनेंस मिलने लग गया है तो वो भी अब उसकी ओर आकर्षित होने लग गए हैं। परंतु सिकंदर जी, क्या कारण है कि अभी भी किसान प्रयास करते हैं कि उन्हें प्राइवेट फाइनेंस की बजाय राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन मिल जाए? हाँ, ऐसा करते हैं। उसके पीछे 2-3 ऐसे कारण हो सकते हैं कि एक तो राष्ट्रीयकृत बैंक जो है उसकी शाखा कहीं ना कहीं किसान के घर के, गांव के, ढाणी के आसपास होती है, एक ये होता है। दूसरा, एक वहां उसका हमेशा का आना जाना रहता है तो एक वो थोड़ा सा रहता है। बाकी उसके अलावा सरकारी जो बैंक्स हैं, जो शाखाएं अपने पास में फैली हुई है, उनके अलावा जो प्राइवेट बैंक का नेटवर्क है उन्होंने भी अपनी सुविधाओं में बहुत अच्छा विस्तार किया हुआ है। तो अभी बहुत सारा जो किसान का वर्ग है वो उसकी ओर भी आकर्षित हुआ है। सिकंदर जी, मैं आपके पास फिर से आता हूं। उससे पहले हमारे साथ एक किसान भाई गोपाल नागर जी जुड़ गए हैं। जी गोपाल जी। राम राम सा। राम राम सा गोपाल जी। साहब, मैं आप पूछो, आपने यहाँ डीलरशिप खुले हुए ट्रैक्टर कंपनी की? जी हाँ। हमारे शुरू को मैंने कही डीलरशिप कंपनियां खुले ट्रैक्टर की, तो कहीं करेगी शुरू में तो खोल रेडिया है, फिर थोड़ा दिन ट्रैक्टर बेच ले, फिर थोड़ा दिन बाद में ताड़ो लगा डाल दे। हाँ हाँ। तो फिर देखो मैं ट्रैक्टर खरीद ले रहा हूँ, अभी की सर्विस करवावा में यार मैंने बहुत दिक्कत आवा, अभी की पार्ट्स वगैरह मिलवा में भी बहुत दिक्कत आवा हमारे। तो ये कहता है मैंने कहीं करना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम को सलूशन हुए, कोई इस तरह की कोई बताओ मैंने जो हमारा काम सुने हो जाए। गोपाल जी, बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सही प्रश्न आपने पूछा, जो कि आज चर्चा का विषय है कि नई कंपनीज आती हैं, नई डीलरशिप खोलती हैं, किसान को उसके नई ट्रैक्टर के बारे में बताती हैं और उसके बाद ट्रैक्टर बेचने के बाद अगर उनके ट्रैक्टर नहीं बिक पाते हैं तो 6, 7, 8 महीने में बंद करके चले जाते हैं। इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है किसान को। रजत जी, क्या करना चाहिए ऐसे में किसान को? सर, ऐसे में किसान को
सबसे पहले तो ये कि सर्विस के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो सर्विस के लिए क्या करना चाहिए? सर्विस के लिए अगर वहां पर जो ऑथराइज डीलर है वो बंद हो गया है तो उसके जो मैकेनिक काम करता होगा वो जरूर से आसपास का ही कोई मैकेनिक रहा होगा। कोई वो चूरू में अगर आप काम कर रहे हैं तो वो अलवर से या गंगानगर से तो मैकेनिक लेके नहीं आते, वो चूरू का ही मैकेनिक होगा। तो उस मैकेनिक से आप अपना जानकारी बनाइए। मैकेनिक आपको पार्ट्स भी उपलब्ध कराएगा और सर्विस भी आपको देगा। अगर डीलरशिप बंद हो गई, क्योंकि डीलरशिप के सर वाइबिलिटी नहीं निकल पा रही होगी, क्योंकि कंपनी ने उसको उस टाइम पे सपने दिखाए होंगे कि आप साल में 200 ट्रैक्टर बेचेंगे और वो ट्रैक्टर बेच पा रहा है 50, वो अपने शोरूम के खर्चे कवर नहीं कर पा रहा है तो उसने बाइंड अप कर दिया, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। परंतु इसमें किसान क्या करे सर? किसान तो फंस गया। अगर वो मैकेनिक को ढूंढता फिरेगा तो किस समय वो खेती करेगा और किस समय वो कमर्शियल यूज करेगा? ऐसे में सर्विस के लिए क्या करना चाहिए? सर्विस के लिए सर उसको अपने जो आसपास मैकेनिक हैं उन्हीं से संबंध बनाए रखना चाहिए। और जो मैकेनिक वर्कशॉप में जब उसने ट्रैक्टर लिया होगा तब उसको क्या नाम है पहली बार सर्विस दी होगी, उसी मैकेनिक से वो उसे सर्विस लेनी चाहिए। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई इसके अलावा एक और तरीका है जो कंपनियों को अपनाना चाहिए, वो है कि कॉल सेंटर नंबर कंपनीज को देना चाहिए, जिसमें कि अगर लोकल डीलर से उन्हें सर्विस नहीं मिल पा रही है तो कम से कम कंपनी तक वो अपनी बात पहुंचाए। चर्चा जारी रहेगी मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत। ब्रेक पर जाने से पहले हम जो चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सिकंदर जी के पास आता हूं। सिकंदर जी, कई बार इस प्रकार के कई बार आपके पास में केस आते होंगे जिसमें कि किसान ये कहता है कि मेरी डीलरशिप बंद हो गई, मेरी ट्रैक्टर को सर्विस सही नहीं मिल रही, मैं किस्तें कहां से दूं? उस केस में आप क्या करते हैं? देखिए, हम ये एक ही सलाह देते हैं कि आज के दिन जो सवाल ये है कि किसान को सर्विस उपलब्ध नहीं है किसी इस तरह के कारण की वजह से कि जहां पे डीलरशिप उस एरिया में हुआ करती थी और आज के दिन नहीं है, उसका एक समाधान तो अच्छा समाधान रजत जी ने बताया। दूसरा समाधान एक और भी है उसका कि आज के दिन इंटरनेट का इस्तेमाल काफी एक कॉमन सी चीज हो गई है। तो जो भी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है उससे संपर्क किया जा सकता है। जो आपने कॉल सेंटर वाली बात करी, वो कॉल सेंटर के नंबर सिकंदर जी, यहाँ मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा बीच में। हमारे साथ एक और किसान भाई जुड़ गए हैं, रामलाल जी जुड़ गए हैं खेतड़ी से। जी रामलाल जी। नमस्कार साहब। नमस्कार रामलाल जी। नमस्कार साहब। पूछिए, प्रश्न पूछिए। साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं ट्रैक्टर का फाइनेंस कराना चाहता हूँ, तो प्राइवेट कंपनियां होती है और जो बैंक होते हैं, ये इनके अंदर बहुत अंतर होता है इनके ब्याज का। जी हाँ। तो साहब मैं किस में कराऊं साहब? कि प्राइवेट से कराऊं, बैंक से कराऊं? कि बहुत अंतर आता है, तो ये क्यों महंगा पड़ता है सच में? जी हाँ, बिल्कुल। इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ सिकंदर जी मौजूद हैं। सिकंदर जी, मैं चाहूंगा आप इन्हें बताएं कि क्यों प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज का ब्याज महंगा पड़ता है। आपका शुभ नाम भूल गया। रामलाल जी। रामलाल जी, ऐसा है कि थोड़ा सा फर्क रहता है। कुछ बैंक जो हैं वो आपकी जमीन के ऊपर जो है मॉर्गेज उसको करके और फिर उसको फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं आपको। कुछ बैंक्स जो हैं वो आपको बिना जमीन आपकी रहन रखे हुए आपको ऋण की सुविधा जो है उपलब्ध कराते हैं। तो ये अपनी चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि हमारे पास में हमें जमीन रहन करके कराना है तो हमें थोड़ा सस्ता जो लोन है वो उपलब्ध हो जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ठीक है भाई, जमीन रहन करके करा लें। अगर हमने जमीन के ऊपर पहले से कोई किसान कार्ड वगैरह ले रखा है, जो कि आज के दिन बड़ी कॉमन सी बात है कि 90% लोगों के पास में ये एक केसीसी ऋण जो है वो उन्होंने ले रखा होता है, तो फिर उनके पास में दूसरा ऑप्शन रहता है कि ठीक है, किसी ऐसे वित्तीय संस्थान से करा लें या किसी ऐसे बैंक से करा लें जो बिना जमीन को रहन करे हुए वो लोन दे दे। तो सीधी सी बात है कि अगर जमीन रहन करके करेगा तो थोड़ा सस्ता रहेगा और रहन नहीं करेगा तो थोड़ा महंगा उससे पड़ेगा। जी हाँ, और इसके अलावा कई बार सॉरी मैं आपको बीच में जोड़ रहा हूं चीजों को, कई बार कस्टमर के प्रोफाइल के हिसाब से या उसके एरिया के हिसाब से भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज ब्याज को तय करती हैं, क्योंकि उनका काम है रिस्क लेना और जहां उन्हें ज्यादा रिस्क लगती है वहां वो ब्याज ज्यादा लगाते हैं। सिकंदर जी, प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि जब किसान को डीलरशिप से सर्विस नहीं मिलती तो ऐसे में कई बार वो किस्तें देना बंद कर देता है। हाँ, ये कहां तक सही है? हाँ, कुछ ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि सर्विस नहीं मिलने की वजह से उसने जैसे किस्तें देना बंद कर दिया, तो फिर शिकायत हमारे पास में आती है, जो भी बैंक्स हैं उनके पास में।
फॉर बैंक जो हैं वो जो निर्माता कंपनी है उनसे संपर्क करते हैं, डीलर से संपर्क करते हैं, किसी नज़दीकी डीलर से संपर्क करते हैं। अगर डीलर बंद हो गया तो नज़दीकी डीलर से संपर्क करेंगे, और अगर वो डीलर वहीं पे है, काम कर रहा है, तो उससे जो भी उनका आपस का कोई विवाद है तो उसको सुलझाने की भी कोशिश करते हैं, निर्माता कंपनी को साथ में लेते हैं। तो बहुत सारे जो केस होते हैं उनके अंदर ऐसी समस्या जो होती है उसका निपटारा कर लिया जाता है, उसमें ज़्यादा समस्या नहीं आती। मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो एक समस्या होती है, बाकी कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं होती है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज राम राम सा में चर्चा का विषय है ट्रैक्टर और उस पर उपलब्ध फाइनेंस। आप भी अपना कोई सवाल, अपना कोई प्रश्न स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर डायल करके सीधा हमसे पूछ सकते हैं। रजत जी, आपने सभी ट्रैक्टर कंपनीज को एक पोर्टल पे लाने का प्रयास किया, क्या सफलता मिली आपको और किस प्रकार का रेस्पॉन्स मिला इससे? सर, जब मैंने ये पोर्टल स्टार्ट किया था तो कई लोगों ने जो इंडस्ट्री में है उन्होंने मुझसे कहा कि आज की तारीख में देखा जाए तो गांवों में लाइट तो होती नहीं है और आप बात कर रहे हो किसान को ट्रैक्टर दिखाने की मोबाइल पर। तो मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। जो गांव है उसमें इंटरनेट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का सपना है डिजिटल इंडिया, उसके अनुसार 2019 तक भारत में करीब 70 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट पहुंच चुका होगा, जिनमें से करीब 45 करोड़ लोग जो है वो गांव या रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे होंगे। तो अभी की तारीख में हम देखें तो सर 1 लाख लोग से ऊपर हमारी वेबसाइट को देखने वाले लोग हैं, जो कि 1 महीने में हो जाते हैं। करीब अर्थात रेस्पॉन्स आपको अच्छा मिल रहा है, लोग पहुंच रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ योगेंद्र जी जुड़ गए हैं कोटा से। जी योगेंद्र जी। योगेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी सुनील जी। जी हाँ, बताइए, प्रश्न पूछिए अपना। सुनील जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो छोटे ट्रैक्टर्स होते हैं क्या उस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल रजत जी। छोटे ट्रैक्टर का मतलब है 20 एचपी के आसपास के जो ट्रैक्टर्स हैं, जो आजकल बागवानी में काम आते हैं, और खासकर हाड़ौती क्षेत्र में जहां संतरे वगैरह के बाग हैं वहां इस तरह के ट्रैक्टर ज्यादा काम आते हैं। तो क्या इस पर किसी तरह की सब्सिडी उपलब्ध है? सर, राजस्थान में देखा जाए तो इस ट्रैक्टर्स पर किसी तरह की सब्सिडी उपलब्ध नहीं है, बट हम किसी और राज्य की बात करें जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर 30 से 40% सब्सिडी जो छोटे ट्रैक्टर्स है जो बागवानी के लिए काम में लिए जाते हैं उन पर अवेलेबल है आज की तारीख में। पर राजस्थान में इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्या कारण हो सकता है इसका? सरकार इसके ऊपर सर अभी इतना ध्यान दे नहीं रही, क्योंकि राजस्थान में ट्रैक्टर्स की बिक्री बढ़ रही है, लोग ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को लगेगा या सरकार को लगेगा कि ट्रैक्टर्स अभी तक लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहे, सरकार ने ट्रैक्टर्स पर सब्सिडी देने की जगह एक नई चीज अभी चालू की है राजस्थान में, रेंट पर ट्रैक्टर देना। उन्होंने कई कंपनियां जैसे कि टैफे और बाकी सारी कंपनियों से मिलके एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें तहसील लेवल पर अब सेंटर खोले जाएंगे जहां से आपको ट्रैक्टर रेंट पर दिया जा सकता है। उस पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी अवेलेबल कराई है। यह भी एक अच्छी सुविधा है किसानों के लिए। जो किसान ट्रैक्टर खरीद नहीं सकते, वे किराए पर लेकर अर्थात रेंट पर लेकर अपना काम चला सकते हैं। इसी बीच वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए A1 टीवी। के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। जैसा कि मैंने बताया कि आज का चर्चा का विषय ट्रैक्टर और ट्रैक्टर फाइनेंस है। आप भी अपने प्रश्न, अपनी समस्याएं, अपने जो भी आपको कुछ भी पूछना है तो हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं। इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं महेश जी। हेलो। हेलो। हाँ सर। जी हाँ, बोलिए महेश जी। ये जो जीएसटी लागू होने के बाद में ये ट्रैक्टरों की कीमतों पर क्या फर्क पड़ेगा सर? जी हाँ, रजत जी बताइए, क्या फर्क पड़ सकता है जीएसटी लागू होने के बाद ट्रैक्टर्स पे? महेश जी नमस्कार। जीएसटी लागू होने के बाद राजस्थान की अगर हम बात करें तो ट्रैक्टर्स की रेट पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। 5 से 10,000 रुपए का फर्क पड़ा है। कुछ कंपनियों ने 10,000 रेट बढ़ाई है, कुछ ने 5,000, मतलब 0.5 से 1% का फर्क जो है वो ट्रैक्टर्स की कीमत पर पड़ा है राजस्थान में। पर अगर हम दूसरे राज्य जैसे हरियाणा, जहाँ पर पहले वेट जो है वो कम थे, वहां पर ट्रैक्टर की कीमत ज्यादा बढ़ गई है। राजस्थान में इतनी नहीं बढ़ी है। यहाँ अर्थात ट्रैक्टर्स पर
5 से 7 हजार रुपया बढ़ा है, लेकिन अगर इसके उलट स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो उस पर जीएसटी कम हुआ है। सिकंदर जी, जब हम ब्रेक से पहले आपसे चर्चा कर रहे थे, फाइनेंस का सिनेरियो बदल रहा है, लोगों को रीपे की आदत पड़ रही है, और राजस्थान तो वैसे भी एक ऐसा स्टेट है जहां लोगों को आदत है समय पर ऋण चुकाने की। मैं एक बार फिर आपको प्रश्न को बीच में रोकूंगा क्योंकि रामलाल जी हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। जी रामलाल जी। हेलो, ये पूछ लो क्या? हेलो। अच्छा, ये पूछ लो। हेलो, रामलाल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सर, सुन हाँ पा जी। रहा हूँ सर। हेलो हाँ जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। सर, मैं जानना चाहता हूँ क्या प्राइवेट फाइनेंस कंपनी भी जमीन के कागज के नाम पे चढ़ाती है लोन? जी दोबारा पूछिए, समझ नहीं पा रहे हैं हम। सर, मैं जानना चाहता हूँ क्या प्राइवेट फाइनेंस कंपनी भी जमीन के कागज पे लोन देती है? ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न सिकंदर जी, शायद इनका प्रश्न ये है कि क्या प्राइवेट फाइनेंस कंपनी भी जमीन को रहन रख के लोन देती है, बताइए। एनबीएफसी जो भी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो भी रहती हैं, वो आपके जमीन को गिरवी रख करके लोन नहीं देती है। जो भी बैंक है वो आपकी जमीन को गिरवी रख करके उसके ऊपर लोन दे सकता है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, गैर वित्तीय संस्थान जो हैं, उनको ये अधिकार नहीं होता है। जी हाँ, वो आपकी आरसी पर अपना हाइपोथिकेशन चढ़ाते हैं, और जिस तरह से बाकी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी ट्रैक्स कार्स और बाइक को फाइनेंस करती हैं, ठीक उसी प्रकार ये फाइनेंस कंपनी ट्रैक्टर्स को फाइनेंस करती हैं। और क्या फर्क है बैंक और फाइनेंस कंपनी में, सिकंदर जी कृपया आप प्रकाश डालिए। बैंक और फाइनेंस कंपनी में जो मुख्य अंतर है वो इस तरह का रहता है कि किसी भी बैंक के साथ में अगर आपने फाइनेंस ले रखा है तो उसकी और जो दूसरी सुविधाएं जो बैंकिंग से संबंधित है वो आपको और एड ऑन उसके साथ जा सकते हैं। और बैंक और एनबीएफसी के मुकाबले में ये थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि ठीक है, वो बाकी दूसरी समस्याएं जैसे बचत खाता है, वो करंट अकाउंट है, उस तरह की सुविधाएं वो नहीं दे पाते हैं। वो सिर्फ आपको लोन्स और उस तरह की चीज ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक मुख्य फर्क रह जाता है। एक और चीज है जो किसानों को भ्रांति रहती है, वो ये कि बैंक जो होती है उसमें आपको जो किस्तें हैं वो 6 महीने के अंतराल पे जमा करानी पड़ती है, और जो एनबीएफसी हैं उनमें महीने की महीने किस्तें जमा करानी पड़ती है। क्या ये सही है? हाँ, ये काफी हद तक सही है। हालांकि ये एक सुविधा की तरह है कि आपको छठे महीने की किस्त मिल रही है। छमाही किसान का कहीं ना कहीं, भले ही वो खेती में पूरा काम में ले रहा है या आधा ट्रैक्टर खेती के लिए काम में ले रहा है, साल में 6 महीने 8 महीने ट्रैक्टर जब खाली रहता है तो उसको किसी दूसरे काम में ले रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं से इनकम आती है, और वो इनकम भी कहीं ना कहीं खेती से ही लिंक होती है। तो उसका जो पैसा है वो छठे महीने से ही आना होता है बहुत सारे केसेस में। तो बैंक्स में ज्यादातर ये सुविधा उपलब्ध रहती है कि वो छठे महीने दे दे। हालांकि जो भी एनबीएफसीज हैं वो भी छठे महीने की किस्त देती है, ऐसा नहीं है, ये एक भ्रांति की तरह नहीं लेना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा शायद उनका ये ऐसा रहता है कि वो लोग तीसरे महीने या महीने की महीने किस्त के ऊपर ज्यादा कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान शायद उसके अंदर आ जाएं, और किसान को टोटल ब्याज जो होता है वो फिर महीने के महीने या तीसरे महीने में कम ही पड़ता है। अगर आप गुणा भाग करके देखें अपना 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का जो भी आप लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें अगर आप महीने के महीने चुकाते हैं और चुका पाने में सक्षम हैं, तो आपका जो टोटल ब्याज है जो आप उसके ऊपर मूलधन के ऊपर दे रहे हैं, तो वो आपको कम ही पड़ता है। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है अगर आप उस पैसे को महीने के महीने में या तीसरे महीने में चुका पाते हैं। तो सिकंदर जी, किस प्रकार से रहता है जो इंस्टॉलमेंट होती है या ब्याज जिस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं बैंक में और एनबीएफसी में, ब्याज के कैलकुलेशन का, या जो कहते हैं कि ब्याज बात करता है रिड्यूसिंग रेट पर और एनबीएफसी बात करती है फ्लैट रेट पर, ये किसानों को हम समझाना चाहते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, ये एक कैलकुलेशन का तरीका हो सकता है। जो भी सब कुछ चलता है वो रिड्यूसिंग रेट पे ही चलता है। फ्लैट रेट, अब क्योंकि रिड्यूसिंग रेट जो है वो एक जो लेमैन है, जो किसान है, उसके वो भाषा समझ में नहीं आ पाती है, इसलिए कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे उसको फ्लैट रेट को काम में लिया जाता है। भले वो किसी वित्तीय संस्थान का कोई अधिकारी हो या कोई किसान हो या डीलर हो, वो उस रेट में ज्यादा समझता है। पर एक फ्लैट रेट की एक कहीं ना कहीं फिक्स एक रिड्यूसिंग रेट रहती है।
बैंक्स और वित्तीय संस्थान जो है वो रिड्यूसिंग रेट को ही टारगेट करते हैं कि ये फंड इस रेट का फंड है और इसको हमको इस रेट के ऊपर लैंड करना है। तो ये एक सिर्फ समझने का फेर है, बाकी इनमें ऐसा कोई फर्क नहीं है। जो फ्लैट रेट है वो किसान को ज्यादा अच्छे से उसका कैलकुलेशन समझ में आ जाता है, यही फर्क है। रजत जी, आप अपने पोर्टल पर आने वाली इंक्वायरीज को किस प्रकार उन्हें हल करते हैं? मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी गांव में, मान लीजिए गंगानगर के किसी गांव से आपको फोन करता है और कहता है कि मुझे ये ट्रैक्टर चाहिए, तो आप उसे किस प्रकार से प्रोवाइड करवा सकते हैं? अगर हमारे पास कोई भी फ़ोन आता है या इंक्वायरी जनरेट होती है तो सबसे पहले हम उन्हें फ़ोन करके धन्यवाद देते कि वो हमारे पोर्टल के साथ जुड़े, और उसके बाद हम उनसे पूछते कि वो क्या हमसे जानकारी चाहते हैं। अगर वो ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो हम उनकी इंक्वायरी को अपने यहाँ पे दर्ज करके उनका एक कस्टमर नंबर जनरेट करके जिस भी कंपनी का ट्रैक्टर वो लेना चाहते हैं उस कंपनी से उनका संपर्क करा देते हैं ताकि वो सही जगह पहुँच सके। उनको गांव में वो बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं होता कि गंगानगर के अंदर ट्रैक्टर की डीलरशिप है या नहीं है, या उसके पास में किसी इलाके में है, तो वो सीधा कंपनी से संपर्क कर लेते हैं। कंपनी उनसे संपर्क करके उनको ट्रैक्टर प्रोवाइड कराती है। अर्थात आपके पास जो इंक्वायरी आती है उसे आप कंपनी या डीलरशिप तक फॉरवर्ड करते हैं? जी सर, डीलर अगर वहां पर अवेलेबल है तो हम डीलर के पास सबसे पहले कांटेक्ट करते हैं। अगर डीलर वहां पर नहीं है तो फिर हम कंपनी को वो इंक्वायरी देते हैं। बहरोड से संदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संदीप जी। जी सुनील जी, राम राम साहब। राम राम साहब। मैं संदीप बोल रहा हूँ, बहरोड, जिला अलवर से। हाँ जी, बोलिए संदीप जी। सुनील जी, ये ट्रैक्टर की ट्रॉली का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो फिर उस पर फाइनेंस क्यों नहीं मिलता, ये मेरा प्रश्न है। ट्रैक्टर की ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन होता है परंतु उस पर फाइनेंस क्यों नहीं मिलता? जी हाँ, बहुत ही टेक्निकल सवाल आपने पूछा है सिकंदर जी। वाकई में सही बात है कि पहले ये कहा जाता था कि जिस पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता उस पर फाइनेंस नहीं होगा, और ट्रैक्टर की ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन तो इस समय जरूरी कर दिया गया है। तो क्या उस पर फाइनेंस अवेलेबल है? इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रैक्टर की ट्रॉली जो है इसके ऊपर पहले फाइनेंस ज्यादा इसलिए नहीं हुआ करता था क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका। तो अगर बैंक इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगर वो बैंक वापस लेकर के आता है तो बैंक के पास में कोई नंबर नहीं है उसका, क्योंकि ट्रॉली के ऊपर कोई चेसिस नंबर नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। अभी जब से थोड़े टाइम पहले से व्यवस्था, हालांकि ये व्यवस्था पहले से भी थी कि आप रजिस्ट्रेशन पहले से करा सकते हैं ट्रॉली का ट्रैक्टर के साथ में, पर अभी भी जमीनी स्तर पे वो लागू नहीं हुआ है क्योंकि उसका जो रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगता है उसको किसान काफी सारे केसेस में वो किसान उस चार्ज को बचाना चाहता है, नहीं बचा उसको नहीं पे करके और वो ट्रॉली अपने पास में रखना चाहता है। तो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इंजन नंबर, चेसिस नंबर नहीं होगा, तब तक किसी भी वित्तीय संस्थान को उसको फाइनेंस करने में समस्या ही आती है। इसलिए बैंक और एनबीएफसी जो हैं उसको फाइनेंस करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। जहां पे ये सुविधा उपलब्ध है, मैं जी हाँ, जी हाँ, बात बोलिए, काटूंगा। बोलिए। जहां पे कुछ दूसरे राज्य ऐसे भी हैं जहां पे ये मैंडेटरी है इसके साथ में कराना, तो वहां पे इसका फाइनेंस इजीली अवेलेबल भी है और उसके साथ साथ में बैंक भी उसको ऊपर पूरा फोकस करते हैं उसको साथ में मिला करके लोन देने का। पर अभी ये सुविधा जो है इसका काफी विस्तार हो गया है। जो इसके साथ के जो इंप्लीमेंट है, आपने ट्रॉली की बात करी, मैं एक स्टेप और आगे बात करता हूं। जैसे आज के दिन आपको रोटावेटर पे भी फाइनेंस उपलब्ध है, आपको कंबाइन पे भी फाइनेंस उपलब्ध है। तो ये जो कृषि यंत्रीकरण हो रहा है, ये जो बदलाव हो रहा है, इसके लिए जो बैंक हैं वो भी कंधे से कंधा मिला करके अभी चलना शुरू हो गए हैं। तो आप अगर अपने आसपास ढूंढेंगे कोई ऐसा बैंक जो आपको आपकी जरूरत के मुताबिक आपको कृषि उपकरण आपको फाइनेंस कर दे, तो आपको मिल जाएगा, आप उसकी चिंता नहीं करें। जी हाँ, हो सकता है कि प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज आपको फाइनेंस नहीं करें ट्रॉली पर या इस तरह के उपकरण पर, परंतु राष्ट्रीयकृत बैंकों में इस तरह की सुविधा उपलब्ध है। आप अपने नजदीक के किसी बैंक से संपर्क करेंगे तो आपको अवश्य इसकी जानकारी मिलेगी। इसी बीच सिकंदर जी, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। फाइनेंस तो अवेलेबल है, एक और नई चीज किसानों को अभी इंट्रोड्यूस हुई है, वो है रीफाइनेंस। वो क्या चीज है? देखिए, रीफाइनेंस एक ऐसी चीज है कि इसमें दो तरह का एक सेगमेंट आ जाता है। एक किसान है जिसके पास में पहले से एक ट्रैक्टर है और उस ट्रैक्टर का उसने ऋण पूरा चुका दिया, उसको पैसे की जरूरत है किसी भी काम के लिए, तो उसको उस पे वो फाइनेंस ले सकता है, ये कहलाता है रीफाइनेंस। दूसरा एक और इसी तरीके का प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर के पास में ट्रैक्टर नहीं है
और उसकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है कि ट्रैक्टर का बहुत ज्यादा उसका काम हो, तो वो पुराना ट्रैक्टर लेना चाहता है, वो 5-6 लाख रुपए नहीं लगाना चाहता है। उसका पर्पज है कि मैं 2.5-3 लाख रुपए लगाऊं, 2 लाख रुपए लगाऊं, 2.5 लाख रुपए लगाऊं। तो ये कम रेंज का ट्रैक्टर लेने के लिए ये है रीपर्चेज। तो दोनों तरह की जो जरूरतें हैं इनके लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध है। कोई भी किसान जो है वो दोनों में से भी, अगर आपके पास पहले से ट्रैक्टर है तो भी उसके ऊपर आपको ऋण मिल सकता है, अगर आप पुराना ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो भी आपको उसके ऊपर वित्तीय सुविधा उपलब्ध हो सकती है। रजत जी, आपने अपने पोर्टल में कोई ऑप्शन डाला है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पुराना ट्रैक्टर खरीदना चाहे, नया ना खरीदकर पुराना कुछ खरीदना चाहे, तो उसके लिए कुछ फायदा मिलेगा आपकी वेबसाइट से? जी सर, जरूर। क्योंकि पुराना ट्रैक्टर मार्केट आज की तारीख में देखें तो हम नए ट्रैक्टर से भी ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर्स जो अवेलेबल है उन्हें अगर वो यूज़र यूज़ नहीं करना चाहता है तो वो हमारे पोर्टल से जुड़ के अपने ट्रैक्टर को हमारी वेबसाइट पर डाल सकता है बेचने के लिए। वो वहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि जानकारी डालकर कि वो कौन सा मॉडल है, कितने उसके टायर है, कंडीशन क्या है, इंजन किस तरह का है, नंबर उसका कहाँ का है और वो कितने पैसे चाहता है, वो ये सारी जानकारी डालकर वहाँ पर सबमिट अगर करेगा तो उसका एडवर्टीजमेंट एक तरह का है जो हमारी वेबसाइट पर दिखने लग जाएगा। इसकी कोई हम कीमत नहीं ले रहे हैं और जो भी किसान भाई वो ट्रैक्टर खरीदना चाहता है वो वहाँ पर उस ट्रैक्टर को देखकर अगर खरीदने का इच्छुक है तो वहां से जिन्होंने ये ट्रैक्टर डाला है उनकी जानकारी लेकर उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं कि मैं इसकी इतनी कीमत दे सकता हूं और उस ट्रैक्टर को वहां से खरीद सकते हैं। जी हाँ, और अगर इस तरह की चीजें सक्सेस हो जाती हैं तो डेफिनेटली डीलर्स का जो एक्सचेंज वाला जगलिंग है उससे किसानों को जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि जब किसान के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा कि वो अपने पुराने ट्रैक्टर को बेच सकता है या कोई दूसरा किसान किसी पुराने ट्रैक्टर को खरीद सकता है, तो निश्चित तौर पर उसे कहीं ना कहीं फायदा होगा। उमेश शर्मा जी कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, राम राम सर। सुनील सर, राम राम साहब। राम सुनील सर, मुझे बताओ कि हम नया ट्रैक्टर लेते हैं। हेलो जी हाँ, पूछिए, सवाल पूछिए अपना, हम सुन रहे हैं आपको। जी, हम किसान नया ट्रैक्टर लेते हैं तो आजकल ये जो ट्रैक्टर ट्रैक्शन वाले भैया जी बैठे हैं तो इन्होंने कहा कि आजकल के 40 HP और 50 HP के जो ट्रैक्टर होते हैं जी हाँ, उनमें काफी अंतर है। और पर अभी नए जो आए हैं 55-60 HP वाले, उनमें डीजल की जो खपत होती है उसमें कम क्या डिफरेंस होता है? जी हाँ, उमेश जी, आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि जो मार्केट है वो लोअर सेगमेंट से हायर सेगमेंट HP सेगमेंट की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें डीजल की खपत का क्या फर्क होता है? हाँ जी। जी हाँ रजत जी, आप बताइए। सर, जैसे हम देखें कि अगर 42 HP का कोई ट्रैक्टर है, उसके साथ किसान को रोटावेटर चलाना है तो वो 6 फुट का रोटावेटर काम में लेगा। 6 फुट के रोटावेटर के साथ मान लीजिए उसको 1 लीटर का एवरेज निकलेगा। पर अगर वो उसी ट्रैक्टर के जगह पर 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर वो काम में ले रहा है, 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के साथ वो 7 फीट का रोटावेटर काम में ले सकता है। तो 7 फीट के रोटावेटर के साथ वो ज्यादा काम अगर कर रहा है तो वो डीजल भी ज्यादा लेगा। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रैक्टर डीजल ज्यादा ले रहा है या कम ले रहा है, अगर वो अलग अलग हॉर्स पावर का है। बड़ा ट्रैक्टर है तो ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा वो डीजल लेगा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। छोटा ट्रैक्टर जो है वो छोटे काम करेगा और कम डीजल लेगा, सेम बात है। जी हाँ, इसमें किसान को यह समझना चाहिए कि उसे उपयोग क्या करना है। अगर उसे अपना उपयोग, ट्रैक्टर का उपयोग पता है तो निश्चित तौर पर वो उतने ही HP का सेगमेंट लेगा, उतने ही सेगमेंट वाला ट्रैक्टर लेगा जो उसे असल में जरूरत है। कई बार क्या होता है कि मॉडल उपलब्ध नहीं है या डीलर के सेल्समैन उन्हें छोटे से काम के लिए हायर HP सेगमेंट दे देते हैं और वहां जाकर उसे लगता है कि मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं क्योंकि डीजल ज्यादा खा रहा है। मुकेश बैरवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मुकेश जी। राम राम साहब। राम राम साहब मुकेश जी। सुनील जी, ये बताइए रोटावेटर और ट्रॉली पर क्या फाइनेंस उपलब्ध है क्या? जी हाँ, अभी सिकंदर जी ने हमें बताया कि रोटावेटर और ट्रॉली पर फाइनेंस उपलब्ध होता है। सिकंदर जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, मुकेश जी को आप थोड़ा और डिटेल में समझाएं कि किस प्रकार से फाइनेंस उपलब्ध है। मुकेश जी राम राम साहब। राम राम साहब। मुकेश जी, इन दोनों ही साधनों के ऊपर जो है वो फाइनेंस आपको उपलब्ध है और 50 से लेकर के 60-70% के आसपास तक आपको इसके ऊपर जो ऋण है वो उपलब्ध हो जाता है। ट्रॉली पे भी हो जाता है
और रोटावेटर पे भी हो जाता है। तो अगर आप कोई भी लेना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी डीलर से जो भी आप लेना चाहें तो उससे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली आवश्यकता है तो सिर्फ जागरूकता की। सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ उपलब्ध है, बस हमें यह पता होना चाहिए कि हमें संपर्क कहां करना है। राम राम, समय वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद राम राम सामे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। ब्रेक पर जाने से पहले हमें एक किसान भाई ने प्रश्न पूछा कि सेगमेंट वाइज किस तरह से ट्रैक्टर को उपयोग में लाना चाहिए। सिकंदर जी, कई बार जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया कि कई बार डीलर के सेल्समैन जो होते हैं वो एक ऐसे किसान को जिसे असल में 35 HP के ट्रैक्टर की आवश्यकता है उसे 45 HP का ट्रैक्टर दे देते हैं। मान लीजिए उसे पानी के टैंकर में चलाना है और वो उसकी इंस्टॉलमेंट ही नहीं भर पाता क्योंकि उतनी उसकी वायबिलिटी ही नहीं है, उतना वो पैसा कमा ही नहीं पा रहा। तो ऐसे में क्या होता है? देखिए, ऐसा होता है कि किसान किसी ना किसी वजह से, जैसा आपने बोला, वो तो है बहकावा और एक किसान की तरफ से होता है दिखावा। तो कहीं ना कहीं वो इसलिए भी बड़ा ट्रैक्टर ले लेता है कि मेरे पड़ोसी ने बड़ा ट्रैक्टर ले रखा है, उसके पास 45 HP का ट्रैक्टर है तो मैं भी 45 HP ले लूं। जबकि उसकी जरूरत कहीं ना कहीं 35 HP या 30 HP की होती है। तो जो डीजल कंजम्पशन की पहले बात हो रही थी और जो उसकी परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं घाटा जो है, और एक तो कीमत की अधिकता हो गई और दूसरा उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, उसका जो डीजल हो गया, उसका जो पार्ट्स हो गया, वो एक्स्ट्रा होता है। तो वो उसके अंदर किसान बाद में अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। तो ना तो किसान को बहकावे में आना चाहिए और ना दिखावे में आना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी जरूरत को समझना, उस जरूरत को समझने के बाद में किसी से कंसल्ट करना, 4 जगह पे पता करना, और 4 जगह पे पता करने के बाद में फिर अपने लिए एक HP सेगमेंट फाइनल करना कि हाँ, मुझे 30 HP में जाना है, मुझे 35 HP में जाना है या मुझे 40 HP में जाना है। वो उसको पहले तय करना चाहिए अपनी जरूरत के हिसाब से। जी हाँ, एग्जैक्टली जैसा कि मैंने पहले बताया, किसान को इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए कि उसे उसके खेत में कितने ट्रैक्टर की आवश्यकता है, किस ट्रैक्टर की आवश्यकता है, किस HP सेगमेंट की आवश्यकता है। रजत जी, क्या आप अपनी वेबसाइट में कुछ इस तरह की चीजें डाल सकते हैं जिसे किसान चाहे तो पता कर सके कि मेरे पास इतनी खेत है या मुझे ये काम है, मुझे कौन सा HP सेगमेंट का ट्रैक्टर लेना चाहिए? जी हाँ सर, अभी हम ऐसा कर भी रहे हैं। हमने अभी केवल 2 प्रोफाइल बनाए हुए हैं, एक एग्रीकल्चर खेती में काम में लेने वाला, दूसरा कॉमर्शियल। अभी उसके अंदर हमने सब डिवीजन नहीं बनाए हैं कि किसान को खेती के लिए काम में लेना है तो वो खेती के लिए जो ट्रैक्टर्स अवेलेबल है उन पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर उसको व्यावसायिक रूप में ट्रैक्टर को काम में लेना है, ट्रॉली चलाने के लिए या बोरिंग मशीन में खंबा गाड़ने वाली कुछ भी मशीन अगर उसको चलानी है तो वो वहां से सेलेक्ट करके उसको दूसरे टाइप के ट्रैक्टर देख सकता है। जल्दी ही हम इसमें आगे कैलकुलेशन के लिए कि उसके पास 8 बीघा जमीन है तो उसको कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर अच्छा रहेगा, उसको वाटर टैंकर अगर पानी का टैंकर चलाना है तो कितना हॉर्स पावर का ट्रैक्टर उसके लिए अच्छा रहेगा, उसको बड़ा जैसे कि स्ट्रॉ रीपर और रोटावेटर उसको चलाना है 7 फुट का तो कितना HP का ट्रैक्टर उसको सूट करेगा या उसके लिए अच्छा रहेगा। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और जल्दी हम ये अपने वेबसाइट पर लेकर आएंगे। रजत जी, हमारे साथ नोखा बीकानेर से सुंदरलाल जी जुड़ गए हैं। जी सुंदरलाल जी। सर, मेरा प्रश्न ये है कि मान लो हम कोई फाइनेंस कराएं तो फाइनेंस कंपनी से ले या बैंक से लोन ले, कौन सा रहेगा इनमें से? फाइनेंस कंपनी से ले या बैंक से लोन ले? हालांकि सिकंदर जी इसका जवाब अच्छे से दे सकते हैं, परंतु मैं भी आपको ये बताऊं कि आप सबसे पहले ये तय करें कि आपको लोन कितना चाहिए, किस लिए चाहिए और आपकी प्रोफाइल क्या है। सिकंदर जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आप अपनी जरूरत समझिए कि आपको उसके ऊपर, मान लो कि 6 लाख का ट्रैक्टर है तो आपके ऊपर आपको 4 लाख का लोन लेना है कि 5 लाख का लोन लेना है कि 5.5 लाख का लोन लेना है, और आपको कौन कितना लोन दे सकता है और आपको उसका क्या ब्याज पड़ रहा है। फाइनेंस कंपनी है या बैंक है, वो एक आपके लिए मेरे ख्याल से एक अलग मुद्दा हो गया अपने आप के अंदर। तो आपको पहले तो ये पता जरूर कर लेना चाहिए कि आपको जो भी जिससे भी ले रहे हैं, भले बैंक से ले रहे हैं, फाइनेंस कंपनी से ले रहे हैं, आपको किस दर के ऊपर और कितना लोन बन रहा है और आपकी जरूरत के मुताबिक आपको किश्तों का जो है निस्तारण वो दिया जा रहा है क्या। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए।
जी हाँ, अगर आप कमर्शियल यूज ट्रैक्टर का कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप मंथली ईएमआई अर्थात महीने की जो किस्त है वो चुका सकते हैं, तो आप फाइनेंस कंपनी से लोन ले सकते हैं। वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और यदि आपको लगता है कि आपको सिर्फ खेती से ही किस्तें चुकानी है, जो कि हर 6 माह में किस्तें चुकानी होती है, तो आपको चाहिए कि आप बैंक को प्रेफर करें। रजत जी, और क्या आपकी खास बात है इस वेबसाइट की, और आगे फ्यूचर में आप किसानों की सेवा के लिए क्या करना चाहते हैं? सर, हमारी वेबसाइट जो है tractorjunction.com, वहाँ पर जो किसान हैं वो ट्रैक्टर्स की सारी जानकारी ले सकते हैं। जो जानकारी हमने जो ट्रैक्टर नगर बुधनी, जहाँ पर भारत में कोई भी ट्रैक्टर जो लॉन्च होता है उससे पहले वहाँ पर वो ट्रैक्टर टेस्ट होता है, तो वहाँ से हमने रिपोर्ट लेकर सारा डेटा अपनी वेबसाइट पर डाला है, जो कि किसी भी कंपनी से प्रभावित नहीं है। ये नहीं कि हम जो महिंद्रा है उसका कुछ ट्रैक्टर है। रजत जी, पावटा से कजोड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। हाँ कजोड़ जी, बताइए। हेलो जी कजोड़ जी। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। जी, मेरा सवाल ये है कि अब एक से बढ़कर एक कंपनियां आ गई हैं बाजार में ट्रैक्टरों की। जी हाँ। तो हम किसान भाई अगर ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें हम? ये थोड़ा सा आप हमें अगर थोड़ा परिचय करवा दें इस चीज से तो हमको बहुत फायदा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है इन्होंने कि इतनी सारी कंपनीज के बीच में, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी, कि इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से किसान उलझ गया है कि वो कौन सा ले। कहीं पर रेट कम है, कहीं पर वो दिखने में सुंदर ज्यादा है, किसी का एचपी सेगमेंट अलग है और किसी के साथ कुछ और सुविधा है। रजत जी, ऐसे में क्या करना चाहिए किसान को और किस तरह से उसे अपना ट्रैक्टर चुनना चाहिए? सबसे पहले किसान को अपनी जरूरत समझनी चाहिए कि मुझे ये ट्रैक्टर जो है वो किस काम में लेना है, और वो पूछना चाह रहे हैं कि किस किस चीज पे हम सेलेक्ट करें, मतलब क्या क्या चीज देखें और उसके बाद हम एक ट्रैक्टर को चूज करें। वो सबसे पहले देखे अपने आसपास में कौन कौन से ट्रैक्टर अवेलेबल है, उनके पास जाके वो जानकारी ले कि जो ये आपका ट्रैक्टर है वो कितना खर्चा देता है, क्या ये माइलेज देता है। उसके बाद वो हमारी वेबसाइट पर भी सारे ट्रैक्टर्स चेक कर सकता है। एक ट्रैक्टर को दूसरे ट्रैक्टर से कंपेयर करके वहां पर देख सकता है कि दोनों ट्रैक्टर्स में क्या फर्क है। ट्रैक्टर का जो यूज है, जैसे कुछ कंपनियां अभी ट्रैक्टर बना रही है जो आगे से ना उठे, मतलब जिससे किसान को नुकसान ना हो। जी हाँ। क्योंकि जो लोडिंग का काम है, ट्रॉली का काम है, उसमें ट्रैक्टर ढलान पर चढ़ता है, ऊंचाई पर चढ़ता है, जिससे कई बार ट्रैक्टर पलट जाता है। तो ऐसे में देखिए, अगर उसको ट्रॉली का काम में है तो उसको कमर्शियल रूप से जो ट्रैक्टर बन रहे हैं वो ट्रैक्टर सेलेक्ट करने चाहिए। और अगर उसको खेती के लिए ट्रैक्टर लेना है तो खेती के काम में आने वाले, जिनकी लिफ्ट अच्छे से काम करती हो, जो आपके एरिया में ज़्यादा अच्छे से जिसकी फैसिलिटी अवेलेबल हो, और जो आपके आसपास के किसान भाई है उससे संतुष्ट हो, वो ट्रैक्टर आप प्रेफर ज्यादा करना चाहिए। जी हाँ, आज के सिनेरियो की अगर बात करें तो किसान को ऐसा ट्रैक्टर परचेज करना चाहिए, ऐसा ट्रैक्टर चुनना चाहिए जो ट्रैक्टर उसे अच्छी डीजल बचत दे, जो ट्रैक्टर मेंटेनेंस कम मांगे, जिस ट्रैक्टर का सर्विस नेटवर्क अच्छा हो, और सबसे बड़ी बात, जिस ट्रैक्टर के ऊपर फाइनेंस उपलब्ध हो। क्योंकि आज एक और बड़ी समस्या ये है कि कई बार डीलर के सेल्समैन ट्रैक्टर तो दे जाते हैं परंतु 6-6 महीने तक उन पर कई बार फाइनेंस नहीं हो पाता। सिकंदर जी, क्या मैं सही कह रहा हूं? इस तरह की सिचुएशंस आती हैं आपके सामने भी? हाँ, अब इस तरह की सिचुएशंस कम आती हैं क्योंकि अभी काफी सारा फाइनेंस का विस्तार हो गया है, बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स इसके अंदर आ गए हैं। तो जहां तक मुझे ज्ञान है, लगभग 15 से 18 वित्तीय संस्थान हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड वे में। और भी कुछ जिला स्तर पे भी कुछ प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज हैं जो इसके ऊपर उपलब्ध कराती हैं। ज्यादातर ट्रैक्टर्स पे फाइनेंस हो जाता है। कुछ एक जो कंपनीज कुछ नई हैं या अभी पूरा डेवलप नहीं हो पाई हैं, उनके लिए शायद थोड़ा चैलेंजिंग रहता है ट्रैक्टर का फाइनेंस उपलब्ध हो पाना, बाकी सबके ऊपर हो जाता है। जी हाँ, फाइनेंस लगभग हर ट्रैक्टर पर उपलब्ध है, परंतु फाइनेंस कंपनीज कुछ नियम लगा देती हैं कि कोई कंपनी जिसका की मार्केट शेयर कम है उसे कम फाइनेंस होगा और जिसका मार्केट शेयर ज्यादा है उसे ज्यादा फाइनेंस होगा। तो इन बातों का अगर किसान ध्यान रखे तो निश्चित तौर पर वह अपने ट्रैक्टर को, जो कि कई सालों से जिसका सपना देख रहा है, वो ले जाएगा और उसके साथ अच्छे से खेती कर पाएगा। एक और सेगमेंट, एक और चीज इसमें आता है सर, वो है बीमा, ट्रैक्टर का बीमा। उस बीमे का किस प्रकार से ध्यान रखा जाए, क्योंकि पहले साल का बीमा तो फाइनेंस कंपनी करवा देती है परंतु अगले साल ट्रैक्टर का इंश्योरेंस किसान अक्सर नहीं करवाते। सिकंदर जी, आपका क्या कहना है इस बारे में?
ट्रैक्टर के बीमा से संबंधित मैं यही कहना चाहूंगा कि पहली बार जो ट्रैक्टर फाइनेंस होता है तब जरूर कराते हैं, और वो भी उसमें ज्यादा इस वजह से करा लेते हैं क्योंकि कराना पड़ता है। जी हाँ। तो किसान को अपनी आज के दिन ये सोच बदलनी चाहिए, इसको बाध्यता नहीं मानते हुए इसको जरूरत समझ करके ही कराना चाहिए, और साल दर साल उसको रिन्यू भी करा देना चाहिए। इसी से जुड़ी एक चीज और बता देता हूं कि ये जो बीमा है ये बैंक भी उपलब्ध कराते हैं आपको, इसके लिए बैंक ऋण भी देते हैं आपको। इसके लिए अगर आपको 3-3 साल का भी कराना है तो 2-2 3-3 साल का बीमा भी आपका बैंक जो है वो फाइनेंस कर देते हैं कि आप 3 साल का बीमा एडवांस में करा लीजिए, और उसके साथ ही साथ आपका जो लोन आप ले रहे हैं उसका बीमा भी उपलब्ध है कि अगर आपको किसी न किसी भविष्य में किसी न किसी कारण से अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, जीवन रक्षक कोई चीज दिक्कत आ जाती है, तो वो जो ऋण है वो भी चुकता हो जाता है। जी हाँ, आपका लोन का भी बीमा एक्चुअली हो जाता है, जिससे कि आपको अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आपका लोन पूरा चुकाया जा सके। पृथ्वीराज जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पृथ्वीराज जी, हेलो पृथ्वीराज जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? शायद पृथ्वीराज जी का तकनीकी कारणों से हमारे से संपर्क नहीं हो पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे थे बीमा की। अक्सर किसान फाइनेंस पूरा होने के बाद बीमा नहीं करवाते, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि ट्रैक्टर को आप माइंस में चलाते हैं, ट्रैक्टर को आप रोड पे चलाते हैं, ट्रैक्टर को आप खेत में चलाते हैं, कहीं पर भी बड़ा हादसा हो सकता है, उससे आपकी जान एवं आपके माल एवं आपके ट्रैक्टर को नुकसान पहुंचता है। और अब तो ये सुविधा भी उपलब्ध है फाइनेंस के साथ, आपके जो बीमा है उस बीमा को भी इंस्टॉलमेंट्स में लिया जाता है, जिससे कि आप पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। किरोड़ी लाल जी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी किरोड़ी लाल जी, हेलो हेलो जी किरोड़ी लाल जी। हाँ जी, राम राम सर। राम राम सर। सर मैं ये कह रहा था कि जो ट्रैक्टर के जो पार्ट्स होते हैं, हाँ, उन पे जो सब्सिडी मिलती है, तो कौन कौन से पार्ट्स में सब्सिडी मिलती है, कौन से में नहीं मिलती? ट्रैक्टर के पार्ट्स पर किसी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं है। ट्रैक्टर के साथ जो इक्विपमेंट्स हैं उन पर अगर उनकी बात कर रहे हैं तो उनके बारे में सिकंदर जी आपको पहले बता चुके हैं, और मैं भी आपको बताता हूं कि उन पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिन पर सब्सिडी मिलती है। पार्ट्स पर कभी कोई सब्सिडी नहीं मिलती, क्योंकि वो आपके मेंटेनेंस को के लिए होते हैं, वो आपकी सर्विस के लिए होते हैं। क्यों सिकंदर जी? जी सही बात है। कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिन पर सब्सिडी इस समय अवेलेबल है? मेरे ख्याल से रोटावेटर हो गया, और ये ज़ायरोवेटर हो गया, थ्रेशर हो गया, इस तरह के कुछ साधन हैं जिनके ऊपर आपको सब्सिडी मिल सकती है। ये आप आपके जो भी ग्राम सेवक हैं आप उनसे संपर्क में लेकर के और उनसे पता कर सकते हैं। और पहले जी भी जैसे अपना डिस्कशन हुआ था ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी को लेकर के, तो ट्रैक्टर के ऊपर भी सब्सिडी है, पर ये जैसा तेलंगाना का और गुजरात का ये उदाहरण पहले लिया गया था, तो उनके मुकाबले हमारे यहाँ काफी कम है, जो कि साइक्लिकल आती है, एनुअल बेसिस पे बहुत कम ट्रैक्टर्स के लिए आती है, और वो उसकी अवेयरनेस भी इतनी ज्यादा नहीं होती कि ताकि लोगों को ज्यादा पता भी नहीं लग पाता। जी हाँ, जागरूकता इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार बहुत कुछ चीजें उपलब्ध होने के बाद भी हम उन्हें सिर्फ इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। जागरूकता बढ़ाने के लिए राम राम शाह ने एक मुहिम तैयार की है, एक मुहिम हम लेकर चले हैं, और वो है किसानों को जागरूक करने के लिए। आप हम अपडेट रहने के लिए लगातार हर बार नियमित रूप से राम राम शाह देखते रहिए। आप अवश्य मानेंगे, आपको अवश्य कुछ न कुछ फायदा अवश्य होगा। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए विषय पर नए एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक देखते रहिए A1 TV।